देखिए आज तो धांसू बैकग्राउंड लेके आया हूं। आराध्या क्लासेस फॉर कॉन्टैक्ट टिंग डिंग 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 डिंग। क्या लिखा है पढ़ते हैं चलो इनने। द ओनली क्लासेस बैलेंसिंग बोथ बोर्ड्स एंड जी नीट। यस, हम ये बोल सकते हैं। अपने यहाँ जो बच्चा जेई में 96 पीआर लाता है वो बोर्ड में भी 96 98 पीआर लाता है। अपने यहाँ जेई नीट दोनों बैलेंस चलता है, बोर्ड भी। चलो जुड़ जाओ फटाफट, चाय लगा लेता हूं पहले ही। लेट मी। चलो कौन कौन बच्चा है? हितेश प्रजापति गुड इवनिंग, वृतांश गुड इवनिंग, नेहा, वृतांश, जय, कुश, प्रतीक, क्रिश, सूरज वाघेला, ध्रुव पांडे, भावेश वाघेला, खुशी जादव, प्रतीक भावसार, वो दोनों को बोलो मैनेजमेंट को, जीनल और नूपुर को। कम ऑन। विधि, क्रिश, निवेदिता, कोष्टी हर्ष, शाह कृषिदा, फिर कौन है? रजत परमार, देवल, नेहा परमार, ध्रुव पांडे, पंत, साहिल राजपूत, देव कोष्टी, सृष्टि कर्ण। भाई आज का ये लेक्चर दोनों मीडियम के सारे नीट के बच्चों के लिए भी कंपलसरी है। तो जो नहीं जुड़ा, जिसको गलती है कि सर सिर्फ जेई एडवांस पढ़ाने वाले, नहीं, सबको कॉल करके इमीडिएट कनेक्ट करो। विद इन 3 मिनट सारा बच्चा जुड़ना चाहिए फटाफट। नीट में भी डालो लिंक, जल्दी लिंक डालो और नीट वालों को कॉल करो कि इमीडिएट जुड़ना है। और जेई का अटेंडेंस लेना है। आज किसी की एब्सेंट नहीं चाहिए मेरे को। अटेंडेंस लो और 2 डालो सबको, जल्दी अटेंडेंस लो। चैट बॉक्स में से नाम पढ़ के। भाई आज सरप्राइज अटेंडेंस चलेगा, सरप्राइज अटेंडेंस चलेगा। श्रद्धा मोडिया। अच्छा सुनो, ये जितने नीट वाले बच्चे हैं अपने ग्रुप में सबको कॉल करके बोल दो कि आज नीट का लेक्चर है, तो सारा बायोलॉजी वाला बच्चा जुड़ जावे, किसी का रह नहीं जावे। आज नीट के लिए है टॉर्क। टॉर्क सीखेंगे भैया, टॉर्क। मैं तो दिख ही नहीं रहा हूं, ये आराध्य ही पूरा सर पे दिख रहा है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि जो बच्चा लेट आएगा वो रिपीट पीछे से देख सकता है ना, तो हम किसी का वेट नहीं करते, अपने पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है। ओए रजत परमार, नीट जी सबके लिए बेसिक लेक्चर है टॉर्क का। क्या कर रहा है यार? बोला तो सही मैंने। नीट जेई सबके लिए टॉर्क का बेसिक लेक्चर है कि जब भी आप जिंदगी में टॉर्क पढ़ना चाहो, टॉर्क के सवाल को डील करना चाहो, तो ये आज के लेक्चर का मिनिमम ज्ञान आपके पास होना चाहिए टॉर्क से डील करने के लिए। समझ गए? अब पूछम पूछी नहीं करो इधर उधर का। चलो स्टार्ट करते हैं। डन, आ जाओ। पहले अपने फ्रेंड्स को एक बार फोन करके बोल दो, सब जो भी बच्चा बैच में, शायद वो लोग वैम में नहीं रह जावे कि आज एडवांस का है। इमीडिएट कॉल करके बोल दो, सबको जोड़ो, कोई एब्सेंट नहीं रहना चाहिए आज। ठीक है। निधि पारेख गुड। चलो जय भावसार, मैत्री शाह, श्रद्धा मोडिया। चलो स्टार्ट करते हैं टॉर्क। अब वाइट ब्लैंक पेज दे दो पूरा पढ़ाने के लिए। रोटेशनल मोशन लेक्चर 19। कोई पढ़ाता इतना क्या? इतने सारे लेक्चर एक ही चैप्टर पे सर। सोहम सर पढ़ाता है। जब तक चीजों के लास्ट एंड तक नहीं पहुंचे ना, तब तक चैप्टर खत्म नहीं करना होता है, क्योंकि इस चैप्टर पे पलट के दोबारा कभी हम आएंगे नहीं पूरे साल। तो एक बार में इसको पूरा करके निकलने का आगे। आज का डिस्कशन है टॉर्क। टॉपिक क्या है? टॉर्क। टॉर्क ગુજરાતીમાં કહે છે ટોર્ક।
ટોર્ક આમ તો આને કહેવાય બળ ઘૂર્ણન, ગુજરાતીમાં બળ ઘૂર્ણન કહેવાય. टॉर्क ચાલે, આપણી ચોપડીમાં टॉर्क જ લખ્યું હોય છે. चलो ठीक है, टॉर्क क्या बला है. सुनो आज के लेक्चर का एक प्लस पॉइंट, अब मैंने तय किया है कि हर लेक्चर में ये कोशिश करूंगा कि बीच में कहीं 5 मिनट 3 मिनट टाइम लेके आपको एक मस्त मोटिवेशनल स्टोरी बताया जाए किसी के भी बारे में. हर बार अलग अलग कैरेक्टर का होगा. आज नरसिंह मेहता पे एक छोटा सा 2 मिनट का स्टोरी है. जैसे ही टॉर्क पूरा थियरी समझाऊंगा, फिर उसके प्रैक्टिस सम्स लूँ ना, उससे पहले एक छोटा सा गैप लेंगे 2 मिनट. और नरसिंह मेहता पे दांसू स्टोरी है दोस्त. अरे पूरा तेरा कान खड़ा हो जाएगा. याद करवाना चैट बॉक्स में, मैं प्लान करके आया स्टोरी, अब याद दिलाना. ठीक है, चलो टॉर्क पे स्टार्ट करते हैं. सुनो, अब ये टॉर्क क्या बला है भैया. टॉर्क मतलब चीजों को घुमाने की क्षमता, फोर्स का एक इफेक्ट है ये. जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के अलग अलग इफेक्ट निकल के आती है. तो ऑब्जेक्ट दौड़ने लगता है, या ऑब्जेक्ट रुक जाता है, या ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, या ऑब्जेक्ट उछलता है, या ऑब्जेक्ट जमीन में घुस जाता है, कुछ ना कुछ होता है. तो फोर्स की बहुत सारी इम्पैक्ट, बहुत सारी इफेक्ट हैं. બળની બહુ બધી અસર થાય. કોઈ વસ્તુ પર બળ લગાડો ને એટલે વસ્તુ તૂટી જાય, વસ્તુ રોકાઈ જાય, વસ્તુ દોડતી થઈ જાય, વસ્તુ ફરવા માંડે, વસ્તુ ઉછળે, વસ્તુ ડીપમાં કંઈ પણ થાય. उसमें से एक इफेक्ट है जो घूमने वाला, उस इफेक्ट को बोलते हैं टॉर्क. तो टॉर्क बेसिकली क्या है, फोर्स का एक इफेक्ट, फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट जो चीजों को घुमा देता है, उसको बोलते हैं टॉर्क. मतलब टॉर्क बेसिकली पैदा कहां से होता है, फोर्स में से, है कि नहीं. तो टॉर्क के पैदा होने के लिए फोर्स कंपल्सन है. फोर्स लगेगा तो वो टॉर्क पैदा करेगा और चीजें घूमेगी. क्लियर. तो हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट रोटेटेड इज कॉल्ड टॉर्क. बेसिक डेफिनेशन है अपना बनाया हुआ छोटे बच्चों जैसा, ताकि आपको समझ में आए. इज कॉल्ड टॉर्क. ठीक है, कोई बात नहीं. अब फार्मूला क्या है, फार्मूला नहीं मैं बताता हूं. जैसे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका. ठीक है, आप इसको यहां पे फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट रेखीय गति करेगा. रेखीय गति मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा. लेकिन यही फोर्स आपने इधर लगाया यूं, तो ये ऑब्जेक्ट को घुमा देगा यूं. ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यूं घुमा देगा, है कि नहीं. हाँ, तो ये कौन सा परफॉर्म कर रहा है, चाक गति परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो देखो दोनों केस में फोर्स वही है, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्टिंग द फोर्स, कौन से पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. फोर्स आपने मिडल में लगाया तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा. फोर्स आपने इधर एज पे लगाया टेंजेंशियली तो ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर देगा. है फोर्स ही, लेकिन उसका इफेक्ट है जो इसको घुमा रहा है. इधर फोर्स का इफेक्ट इसको दौड़ा रहा है, इधर फोर्स का इफेक्ट उसको घुमा रहा है. इधर कान पकड़, उधर कान पकड़, अत्र तत्र सर्वत्र फोर्स, फोर्स और फोर्स. हाँ, तो फोर्स का इफेक्ट है. ठीक है, चलो अब फॉर्मूला देखते हैं, सीधा फॉर्मूले पे आ जाते हैं. अच्छा चल, फॉर्मूला नहीं देखना है, फॉर्मूला नहीं, पहले ये सिचुएशंस बताता हूं अलग अलग, फिर फॉर्मूला बताता हूं. जैसे पहली सिचुएशन, ये रहा अपना कोई ऑब्जेक्ट, समझो आप, ये रहा कोई ऑब्जेक्ट. ओके, इस ऑब्जेक्ट पे आपने यहां से फोर्स लगाया मिडिल पॉइंट पे, यहां से फोर्स लगाया मिड पॉइंट पे, दोनों फोर्स इक्वल है मान लो. तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा. ब्लर हो रहा है. ए यार, इतने अच्छे लेक्चर की बैंड मत बजाओ. इंटरनेट का खर्चा करने के बाद भी क्या ये भिखारी की तरह हम लोग रुके रहते लेक्चर में. हमने इतना पैसा खर्चा किया है. हाँ, अपने यहाँ पे हो रहा है सिस्टम में. तो तुम्हारा नेट स्लो होगा. का है यार, ब्लर ब्लर दिमाग. इतना मस्त लेक्चर जा रहा है तो मजा आएगा पढ़ाने का. बहुत मस्त पढ़ाने वाला हूं टॉर्क.
ઋત્વા મિસ્ત્રી હાય, ઋત્વા મિસ્ત્રી બ્લર થાય છે તો બોલી દે કે हाँ साहब થાય છે। क्लियर है ना? तो पढ़ाने देना यार, बीच बीच में ब्लर हो रहा है ना, ये हो रहा है ना। ये वो अपना जो फाइबर लगा है उसका नेट कैसा है आज? तो उसका ही चालू कर दो ना, मेरा चिपक रहा है तो। ओके क्लियर, बच्चे भी बोल रहे क्लियर। अगली बार ब्लर होगा तो हम नेट का ऑप्शन चेंज स्विच कर देंगे। चलो अभी पढ़ाने दो यार, और थोड़ा इसको कैमरा सेट करो, यहाँ पे ब्लरिंग ये सब आ रहा है, वो थोड़ा स्टैंड इधर उधर करोगे ना तो सेट हो जाएगा। स्टैंड को ठीक किया करो। ये तो बोला करो कि सर यहाँ पे ये प्रोजेक्टर का ग्लेयर आ रहा है। अब आ रहा है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा टॉर्क। ये ऑब्जेक्ट पे इधर दोनों साइड से फोर्स लगाया, दोनों फोर्स इक्वल है एफ एफ, ठीक है। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये और ये अपोजिट और इक्वल है। जैसे ये 5 न्यूटन है तो ये भी भैया 5 न्यूटन ही तो है, तो जीरो कर देंगे। ओके तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो नो ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब रेखीय गति नहीं થાય, रेखीय गति नो नहीं થાય। डन। क्या ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं साहब, टॉर्क भी जीरो होगा इस पे। रोटेशनल मोशन, जैसे देखो यहां से आपने लगाया F1 सेम पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, यहां से लगाया आप F2 मिड पॉइंट पे, एकदम मिडल पे लगाया है। तो अब क्या लगता है आपको? रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा? रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि ये F1 है F2 है, दोनों माइनस होगा। जैसे ये मान लो 10 न्यूटन है तो ये कुछ अलग है 7 न्यूटन है, तो जीरो थोड़ी होगा साहब। अलग अलग लिया ना F1 F2, तो ये जीरो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग है तो जीरो नहीं करेंगे, ठीक। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। यस ट्रांसलेटरी मोशन होगा साहब। किधर जाएगा ऑब्जेक्ट? ये जैसे कि ज्यादा है 10 न्यूटन और ये कम है 7 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा 3 न्यूटन से। बेसिक ज्ञान है एकदम। ओके यहाँ पे टॉर्क जीरो है भैया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता नहीं है घूम पाएगा, क्योंकि घुमाने वाली जगह पे फोर्स है ही नहीं। घुमाने के लिए मिड पॉइंट पे फोर्स लगाओगे चीज दब जाएगी, घूमेगी थोड़ी। बे यार हद करते हो। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसके मिडल में फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाएगा, थोड़ा ऊपर लगाऊंगा तो ये घूम सकता है ऐसे, समझ रहे हो? थोड़ा ऊपर लगाऊंगा तो घूम सकता है, लेकिन मिडल में लगाऊंगा तो ये तो क्या जाएगा, है ना। तो मिड पॉइंट पे फोर्स लगेगा तो नो रोटेशंस, घूमे नहीं पाएगा वो। डन। चलो एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जैसे ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बार फोर्स थोड़ा ऊपर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, ठीक है। अरे एक लगाऊं दो लगाऊं क्या फर्क पड़ता है? हाँ दोनों जगह फोर्स लगाए इक्वल, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा साहब। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। ये भी 5 न्यूटन समझ लो, इसको भी 5 न्यूटन समझ लो, तो दोनों फोर्स इक्वल होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स अपना जीरो आएगा। तो ये नो ट्रांसलेटरी मोशन, रेखीय गति नहीं करे। आ पदार्थ रेखीय गति नहीं करे, केम के एनी पर परिणामी बल जीरो है। पेलो 5 न्यूटन थी खेचे અને આ બાજુથી 5 न्यूटन थी खेचे, तो ऑब्जेक्ट हले ज नहीं यार, समझो तो थी कहीं जाए ज नहीं। हाँ लेकिन इस बार ये जो फोर्स है ना वो मिड पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, तो इसको घुमा जरूर देंगे, इसको घुमा जरूर देंगे। घुमाने का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे ये डंडा है, समझो ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये डंडा है, यहां से कोई भाई खींच रहा है, इधर से कोई खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो इस डंडे का क्या होगा? ये डंडा यहां से दूर नहीं जाएगा, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल फोर्स जीरो हो रहा है, दोनों इक्वल ताकत से खींच रहे हैं, तो ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, लेकिन अपनी जगह पे यूं घूम जाएगा ना, यूं घूम जाएगा, ये अपनी जगह पे यूं घूम जाएगा। ये तो कॉमन सेंस से फील हो रहा है ना आपको, ये अपनी जगह पे यूं घूमेगा तो टॉर्क पैदा होगा। हाँ समझा? तो
रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, लेकिन फोर्स का एक इफेक्ट ऐसा है कि रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए ये रोटेशनल करेगा, घूमेगा, अपनी जगह पे रह के घूमेगा, दूर नहीं जाएगा, अपनी जगह पे रह के इधर ही हूं, देखो ऐसे घूमेगा। यस, रोटेशन परफॉर्म करेगा। वन मोर सिचुएशन और ये लास्ट। ये रहा ऑब्जेक्ट, फिर से इस बार फोर्स अलग अलग लेते हैं, F1 और F2, ये सिचुएशन लेते हैं। तो बोलो रिजल्टेंट फोर्स जीरो तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 7, तो 10 वाला खींच रहा है और 7 वाला खींच रहा है, तो ये डंडा 10 वाले की तरफ जाएगा, मतलब परफॉर्म करेगा ट्रांसलेटरी मोशन, रेखीय गति थसे। यस, ट्रांसलेटरी करेगा, ट्रांसलेटरी परफॉर्म करेगा, रेखीय गति कर से। इस पे टॉर्क भी जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स मिड नहीं लग रहे हैं, तो इसको घुमाएंगे भी, तो यस रोटेशन भी होगा। यस, इट विल परफॉर्म रोटेशन। अब ये डंडा यहां से ट्रांसलेटरी भी जाना है और रोटेशनल भी करना है, मतलब घूमता हुआ आगे जाएगा यूं। समझ में आ रहा है? एक ही टाइम पे ट्रांसलेटरी भी होना, रोटेशन भी होना, दोनों साथ में हो सकता है। देखो ये डंडा जैसे यहां पर है, तो ये हो रहा है उसका रोटेशन, और साथ साथ में उसका सेंटर ऑफ मास भी आगे बढ़ रहा है। अरे यार रुक जा, ऐसे, हाँ अब देख, पूरा यहां से वहां तक पहुंचा दे घुमाते हुए, देखो ये घूम रहा है, रोटेशन, और आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, देख लो। समझ में आ रहा है? इस टाइप का मोशन इस सिचुएशन में होगा। बोलो कैसा लगा आपको टॉर्क का ओपनिंग? अच्छा लगा? तो भाई साहब मैं जहां पे रेड कलर कर रहा हूं ना, उस पर खास ध्यान देना। नो ट्रांसलेटरी, नो रोटेशन, याद रखना रिजल्ट। यस ट्रांसलेटरी, नो रोटेशन। भाई थोड़ा रेड इंक मंगवाओ यार, रेड पेन लाइट हो गया बिल्कुल। नो ट्रांसलेटरी, यस रोटेशन, यस ट्रांसलेटरी, यस रोटेशन। चलो क्लियर है? ओपनिंग अच्छा लगा? एक बार चैट बॉक्स में डाल दे कि साहब मजा आ गया, दे दो टेक्नीशियन, गिव इट टू मी। एक बार चैट में लिख दे कि हाँ सर अच्छा लगा, मजा आया, तो आगे बढ़ जाऊं। अच्छा लगा ओपनिंग एकदम बेसिक से। डाबी जेनिफर, तेरा तबीयत ठीक है ना? हेल्थ फाइन? आर यू फीलिंग बेटर? आई वॉज वरीड, मुझे चिंता हो रही थी कल जाना तेरी हेल्थ के बारे में कि थोड़ा बुखार उखार है, तो प्लीज टेक केयर, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल तो ही लेक्चर में आ, वरना 2-3 दिन रेस्ट कर ले। थैंक यू एवरीवन। पंत, विधि, खुशी, नेहा, एवरीवन, डाबी, मिहिर, मैत्री, नेहा, रजत, एवरीवन। ओपनिंग इज दासू, थैंक यू। चलो कशिश थैंक यू, सृष्टिकरण थैंक यू। चलो अब मैं फिर आगे पढ़ाता हूं। अब टॉर्क के बारे में थोड़ी और बेसिक चर्चा है, इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, वो सब भी जानना पड़ेगा। वो सब भी जानते, चलो फिर वो नरसिंह मेहता वाला स्टोरी लेता हूं थोड़ा सा, टॉर्क का बेसिक ज्ञान। चलो इसमें थोड़ा ब्लैक इंक भी डालना पड़ेगा। लाओ, मैं लाया था बॉटल, मैं ब्लैक इंक लाया था साथ में। लाओ लाओ, आप रेड डालो, थोड़ा सा रेड, 3-4 ड्रॉप डालना, वरना लीकेज करता है पेन। आ गया भैया, आ गया। चलो पेन हो गया फुल। आ जाओ। चलो देखो, अब टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। ये है टॉर्क का फॉर्मूला। टाउ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F।
ये सबसे ज्यादा दिल के करीब है। फॉर्मूले तो और भी दो हैं जो अपन ने आगे पढ़े हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये भी पढ़ा है। और एक और फॉर्मूला है, रुक जा भाई, रुक जा, एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, टाउ इज इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी। सर ये कहां से लाए, रहने दो तो फिर जाने दो, नीट वीट छोड़ो, घर पे बैठो आराम से। अरे सारा बताता हूं, देखो जैसे F इज इक्वल्स टू ma होता है लीनियर मोशन में, रेखीय गति में आउट है, इसका रोटेशनल वर्जन बनाओ ना, सिखाया था आपको कि फोर्स की जगह रोटेशनल में कौन आ जाता है, टॉर्क, मास की जगह रोटेशनल में कौन आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाता है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, सिखाया तो था। वैसे ही लीनियर मोशन में ये था ना न्यूटन का सेकंड लॉ, dp बाई dt, इसको रोटेशनल में कन्वर्ट करो, फोर्स की जगह टॉर्क d बाई dt, और ये रेखीय वेगमान की जगह कोणीय वेगमान, लीनियर मोमेंटम की जगह रोटेशनल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो ऐसे ये दो फॉर्मूला आगे हमने देखा हुआ है, आपको याद भी होगा, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मेरी ज्यादातर डिस्कशन इन दोनों पे नहीं होगी, इस पे होगी, क्योंकि बड़े बड़े मामलों में जब पंगा होता है तो ये फॉर्मूला आपको बचाता है। चलो इस फॉर्मूले को समझते हैं, क्या है ये। इसके दो स्वरूप हम लिख सकते हैं, इन टू डिफरेंट फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला। यस, पहला टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है, टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। और आप इसको वेक्टर चाहो तो यहाँ पे वेक्टर लगाओ ना, तो यहाँ पे यूनिट कैरेट लगाना पड़ेगा, तो ये वेक्टर रहता है ना, वेक्टर नहीं रखना है तो साइन लगाने से काम चल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया मस्त। वन अनदर फॉर्म इट हैज, मेरा देसी वाला फॉर्म एकदम, कि टाउ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये बिल्कुल देसी वर्जन है सोहम सर का, मुझे इससे ज्यादा समझ में आता है, वस्तु इजी लागे, गुजराती में लखी दઉં, બળનું લંબ અંતર, બળ લાગતું હોય ને તેનું લંબ અંતર ઇન્ટુ બળ, इसको शुद्ध गुजराती में बळनी चाक मात्रा भी बोलते हैं, बळनी चाक मात्रा। अरे यार, मोमेंट ऑफ फोर्स इंग्लिश में, हाँ यस। अरे ये ब्लर वाला चक्कर यार, इतना घटिया इंटरनेट हो रहा है, ब्लर। हाँ तुम ये इंटरनेट का कुछ करो, मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, मेरे को मेरे बच्चों की कंप्लेन नहीं चाहिए यार, महंगे से महंगे वाला इंटरनेट लाओ यार, क्या लफड़ा ये रोज का, ब्लर हो, इतना मस्त लेक्चर जम रहा, फिर पढ़ाई का रिदम बिगड़ता है इससे। मैं मस्त चालू करूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं, डायरेक्शन और वो चालू करूं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा गलती नहीं है, नेटवर्क अचानक शट डाउन हो गया तो स्विच करने का टाइम भी नहीं मिला कि दूसरा नेटवर्क स्विच कर दूं, उससे पहले रिकनेक्ट यूट्यूब ने कर दिया, या कुछ सिस्टम की गड़बड़ से रिकनेक्ट हो गया। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करूं, आगे बच्चे, मैं स्टार्ट करूं, हाँ तो जल्दी करो, जल्दी करो भैया, बच्चे फिर से जुड़ने में टाइम लगेगा। तब तक अपन अकेले अकेले गाना गा लेते हैं, आप लोग सुन लेना आते हो आके। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। चलो हो गया स्टार्ट, चालू करें। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए गाना पेश किया था, तालियां मिले या गालियां मिले डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस।
अपने को जो आया वो गा दिया। चलो चालू करूं, बच्चे जुड़ गए? तो एक बार चैट बॉक्स दो। हो गया भाई, अब सबको आ रहा है ना कंफर्टेबल? मिहिर सोलंकी, गाना गाया मैंने, तू थोड़ा पीछे जाके देख। चलो सब बच्चे जुड़ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रतीक भावसार क्या बोल रहा है? मैं भी बीमार हूं, ये गाना नहीं अच्छा लगा। ये प्रतीक, ए कचरा मत कर यार, इज्जत के फालूदे मत कर यार। ठीक है चलो चालू करते हैं, गाना बाद में देखेंगे लास्ट में। ओके, हाय कशिश, क्रिश, ध्रुव, एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब टॉर्क पे दो चीजें खास डिस्कशन होती है। एक तो डायरेक्शन, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, और डायरेक्शन के अंदर 2-3 अच्छे एमसीक्यू छुपे हुए मैं अभी सिखाता हूं। देखो फिर इस पे आता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली बात कर रहे थे ना, उसको थोड़ी देर होल्ड कर दो। इस दिशा डायरेक्शन पे बात करते हैं। टॉर्कनी दिशा क्या लेवानी, वो सिंपल थॉट छे यार। जेम देखो, जैसे ये वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है, ठीक है? वेक्टर ए और बी, तो मैं बोलूं ए क्रॉस बी किधर है बच्चा? तो आपको याद ही है ना कि ए और बी से बनने वाला प्लेन बना दो पहले। ये पूरा प्लेन ड्रॉ कर लो ऐसा, यूं, इतना एरिया। हाँ, अब एक स्क्रू लो और राइट हैंड से उसको घुमाओ। कहाँ घुमाना है? ए से बी की तरफ, मतलब यहां अपना ये ना, तो यहां से इधर घुमाना है स्क्रू को, इधर घुमाओ स्क्रू को ए से बी की तरफ। चलो घुमाते हैं, यूं घुमाएंगे तो स्क्रू अपना एंटी क्लॉक घूमेगा, मतलब स्क्रू बाहर आएगा। तो जहां स्क्रू आ रहा है वहीं अपना ए क्रॉस बी है, तो अपना ए क्रॉस बी यहां पर है एग्जैक्टली, दिख रहा है आपको इस प्लेन में? कहीं पर भी ले लो, ये सब बाहर आता हुआ ए क्रॉस बी है, ठीक है? चलो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ए क्रॉस बी, जो तीसरा वेक्टर बात कर रहे हैं हम, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी भी एक नया वेक्टर बनेगा ना, वो यहां से यूं बाहर आते हुए डायरेक्शन में। तो कंफर्म हो गई कि वो ए के साथ परपेंडिकुलर होगा, बी के साथ भी होगा, यस। तो इट इज कंफर्म दैट कि वेक्टर ए और ए क्रॉस बी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। फिर वेक्टर बी एंड ए क्रॉस बी वो भी परपेंडिकुलर होगा, લંબ હોય ને, કેમ કે યાર એ તારો અહીંયા પડ્યો હોય અને એમ કહું કે એ ક્રોસ બી અહીંયા આમ છે, તો બે લંબ થઈ ગયા ને, આ એ અને એ ક્રોસ બી। પછી બી તારો અહીંયા પડ્યો હોય ગમે ત્યાં અને એમ કહું કે એ ક્રોસ બી અહીંયા છે, તો આ બી લંબ થઈ ગયું ને। हाँ ओके चलो ठीक है। अब सेम फंडा टॉर्क में लगाते हैं, यही वाला कॉन्सेप्ट वेक्टर वाला। चलो टॉर्क के लिए अपन देखते हैं, जैसे ये रहा अपना एक्सिस, इसमें अच्छे एमसीक्यू आएंगे, ध्यान से देखना। ये रहा 3 डायमेंशनल सिस्टम, यहां पे है पार्टिकल, ओके? ये उसका पोजीशन वेक्टर है आर, पोजीशन वेक्टर। टॉर्क के फॉर्मूले में जो आर आता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते थे, ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है? अब मान लो इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रही हूं, इधर की ओर कोई फोर्स लगा रहा है। अब मैं बोलूं टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मतलब जहां आर क्रॉस एफ है वही टॉर्क है, तो आर क्रॉस एफ। तो जैसे ए क्रॉस बी निकाला अपन ने स्क्रू रख के, वैसे आर क्रॉस एफ निकालना है, तो आर को थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, तब ये प्लेन यहां बनेगा ऐसे। अरे ये टेल और हेड का कॉम्बिनेशन थोड़ी होता है, ये ऐसे जाता है ना दोनों का सिर, हाँ, बी तेरा ऐसे थोड़ी चलता है, हाँ। तो आर का हेड यहाँ पे आ रहा है, तो आर को थोड़ा लंबा खींचा, ये अपना हो गया आर। अब यहाँ पे रखो स्क्रू, घुमाओ आर से एफ की तरफ, यूं घुमाओ, घुमाओ, तो घुमाओगे आर से एफ की तरफ तो क्लॉकवाइज घूमेगा, समघड़ी दिशा में भ्रमण करसे आ स्क्रू, तो टॉर्क अपना अंदर जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, इस बोर्ड को परपेंडिकुलर टॉर्क जाएगा अंदर, ठीक है? लेकिन ऐसा एमसीक्यू यहां पर भी बन सकता है क्या कि ये जो आर है और टॉर्क है दोनों परपेंडिकुलर आ गए, फिर ये टॉर्क और ये फोर्स ये भी परपेंडिकुलर है, तो फोर्स और टॉर्क भी परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो ऐसे एमसीक्यू पूछे गए थे कि आर और टॉर्क के बीच कैसा रिलेशन है डायरेक्शन को लेके, तो बोथ आर परपेंडिकुलर, फोर्स एंड टॉर्क ऑल्सो परपेंडिकुलर। अच्छा, अब एक छोटा और कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको, ये पता है कि ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं
तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है कि नहीं? तो इन द सेम वे ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आर और टाउ का डॉट क्या हो जाएगा? जीरो। ये एमसीक्यू पूछा गया था। फिर ये फोर्स और टॉर्क परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये जो रेड कर रहा हूं ना, सारे गजब एमसीक्यू है, नीट वालों खास लिख लेना, सीधा 4 मार्क्स, सीधा ही 4 मार्क्स। तो टॉर्क के डायरेक्शन को लेके इतना ज्ञान है अपने पास, अब इसमें और कुछ देखने वाली बात नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये याद रखना, जब भी इसका प्रैक्टिस सम्स करवाऊंगा उसमें ये डालूंगा खास ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो फिर समझाने नहीं बैठूंगा उस वक्त। ओके, चलो इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। तो यहाँ पे डायरेक्शन पे बात कर ली अपन ने कि टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे स्क्रू से पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और यहां से देखिएगा ना, तो अल्फा के डायरेक्शन में टॉर्क होता है, और अल्फा कहाँ होता है? जैसे ये तेरा डिस्क है, घूम रहा है ऐसे, तो डिस्क घूम रहा है, तो इसके पैरेलल में तेरा अल्फा का डायरेक्शन होता है, तो इसी के पैरेलल में टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ले रहे यार, खेल खत्म, बोल, है कि नहीं इजी? तो देख, फिर से एक बार ज्ञान दे देता हूं, अल्फा, ओमेगा, टॉर्क, ये सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस, भ्रमणाक्ष ने समांतर। ये ऑब्जेक्ट है, ये तेरी भ्रमणाक्ष है, तो इस डायरेक्शन में ओमेगा होगा, तो इसी डायरेक्शन में अल्फा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा? टॉर्क। एकदम आसान कर दिया, लेकिन टेक्निकली ये भी प्रैक्टिस करना है तेरे को। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। यस, तो टॉर्क के डायरेक्शन को लेके कुछ कमी नहीं रहती आपकी। अब मैं इस पे बात करता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। देखो, ये लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर नरसिंह मेहता की स्टोरी, रासू स्टोरी है, बहुत पुराने जमाने की। नरसिंह मेहता वाज अ पोएट इन 15th सेंचुरी, 1460 समथिंग के आसपास के पोएट थे, 1460, न्यूटन से भी पहले। न्यूटन बाबा तो 16 में थे, 1660 समथिंग, नरसिंह मेहता 1460 के थे। हाँ, इंडियन गुजराती पोएट, यस, द स्ट्रॉन्ग फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। चलो अब इस पे बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर। सांभो भाई बाळको, टॉर्क का सवाल जब भी आता है ना, तो बच्चे इसमें घुसते ज्यादा, साइन वाले में। लेकिन मेरा पर्सनल आपको सलाह है कि टॉर्क का सवाल आए ना, तो बिल्कुल ये देसी फॉर्मूला लगाओ। चित्र में देखो, फोर्स क्या दिख रहा है? 10 न्यूटन, रख दे यहाँ पे 10 न्यूटन, यस। फिर चित्र में देख कि जिस पॉइंट के आसपास घूम रहा है, उस रेफरेंस पॉइंट से इस फोर्स का लंब अंतर कितना दिख रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो ले ले। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, तेरा टॉर्क का मैग्नीट्यूड खड़ाक से आ जाएगा। ये सबसे इजी पड़ेगा चित्र में, मान लेना। ये थीटा से ज्यादा ये इजी पड़ेगा। देखो दिखाऊं, ये वही होगा मतलब। तो चलो एक सैंपल देता हूं, इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर ये खत्म केस। चलो देखो, जैसे ये रहा अपना 2 डायमेंशनल कोई मैटर, अरे 3 डायमेंशनल ले ले यार, हाँ ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अपना, ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर आर, ओके। और यहाँ पे रुको, फोर्स इधर ले लूं, हाँ, यहाँ पे अपना फोर्स लग रहा है ऐसे इधर, ठीक है, पक्का, ओके। अब मैं बोलूं इसमें टॉर्क का फॉर्मूला ले भैया, टॉर्क का फॉर्मूला ले, तो क्या लेना है देसी भाषा में टॉर्क का फॉर्मूला? बिल्कुल देसी, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड। चलो फोर्स को तो इसमें एफ ही नाम दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? सर ये ले लो ना, ए भाई हेलो, ये फोर्स का डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलते हैं? जहां 90 डिग्री बने फोर्स और इसके बीच में, यस। तो रुक, शांति से देख, फोर्स को थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा अपने हिसाब से। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, उसको पीछे ले जाओ थोड़ा, लाए यहां तक। अब देखो रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां बन रहा है, ये इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस लेना है अपने को। अब सुनो, आर को इधर जाने दो थोड़ा आगे, तो ये थीटा बन रहा है, तो यहां पर भी थीटा बन रहा है कि नहीं? अरे भैया थीटा बन रहा है कि नहीं? हाँ, तो सुनो रुको, थोड़ा इसको और अच्छे से ड्रॉ करते हैं, वरना दो तेरे को 90 डिग्री एंगल दिख जाएंगे। ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस।
तो यहाँ पर भी और ये थीटा यहाँ पर है। अब फॉर्म इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखा, अब ये थीटा है ना, रुक ये आर हो गया तेरा, हाँ ये थीटा है, तो फॉर्मूला ले ले, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आर, इसको इधर लगा दे, आर साइन थीटा। तो इस चित्र में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, आर साइन थीटा, तो घूम के तेरा यही आया। लेकिन तू लेना है ऐसे ही दोस्त, देसी ट्रिक से, फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे देख एक और एग्जांपल देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझना गणित को, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट 1 मिनट का। देखो जैसे ये एक रॉड है, एक सळियो छे भाई, ठीक है, ये एक सलिया है, रॉड है समझो, ये इसको यहां से छोड़ दिया तो घूमते हुए यहां पे आ गया, गिर गया, घूमते यहां पे आ गया, पाइवोट किया हुआ यहां से, जड़ित कर्यो छे, ठीक है। जब यहां पे आया ना तो उसने एंगल बनाया थीटा। अब मैं बोलूं इस पे टॉर्क कितना ढूंढो, तो कॉमन सेंस कि टॉर्क इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स। बिल्कुल, फोर्स कितना है mg, फोर्स कितना है mg, क्योंकि mg की वजह से ये नीचे गिर रहे हैं, mg की वजह से नीचे गिर रहे हैं, हाँ तो फोर्स क्या लेंगे mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ लेंगे, ये वाला नहीं लेना है, ये तो सलिए की लंबाई आधी हो गई l/2, हाँ अपने को फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा लंबा खींचना, यूं यूं देख, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है ना, हाँ तो अच्छा यहाँ पे थीटा है साहब, तो यहाँ पर भी थीटा होगा, देखो z बनता है कि नहीं ऐसे, तो यहाँ पर थीटा दे रखा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। तब ले लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इसको इधर लगा दो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा इंटू l/2, तो ले लो साइन थीटा इंटू l/2, ये आंसर आया। लो टॉर्क, खड़े खड़े एक सवाल बना दिया आपके लिए और खड़े खड़े आंसर भी लाके दे दिया। ये चित्र की मायाजाल को समझना नीट वाले बच्चों, बायोलॉजी इतना हार्ड नहीं है, ये खड़े खड़े सॉल्व करते हैं बच्चे विद इन सेकेंड्स। हाँ अब टाइम क्या हुआ भाई, 7:15, तो अब मुझे लगता नहीं प्रैक्टिस लेक्चर हो पाएगा आज, इसकी प्रैक्टिस अगले लेक्चर में, क्योंकि 10-15 मिनट में फिर भागम भाग मजा नहीं आता है। तो स्टोरी सुना दूं नरसिंह मेहता की, लाओ चैट बॉक्स लाओ, आराम से बात करते, 2 मिनट, मस्त स्टोरी है, देखो। क्या बोल रहे हैं सर, स्क्रू से अच्छा थंब वाला है क्या, कुछ भी, स्क्रू से अच्छा थंब वाला है तो थंब में भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे। चलो ठीक है, देखो नरसिंह मेहता वॉज गुजराती पोएट, स्टोरी तो हिंदी में बोलूँ ना, नरसिंह मेहता गुजरात के कवि थे, 15th सेंचुरी, 1440 समथिंग के आसपास, याद नहीं एग्जैक्टली। अब उस जमाने में क्या था कि कोई भी जो व्यापारी लोग हैं ना, बिजनेसमैन लोग, वो यात्रा पे जाते थे, कहीं दूर दराज के देश में जाते थे, तो अपने पास ज़्यादा कैश या ज़्यादा रिस्क कैरी नहीं करते थे, लेके नहीं जाते थे, क्योंकि रास्ते में लूटपाट हो गई तो, इसलिए व्यापारी लोग सेफ मोड में रहने के लिए क्या करते थे, हुंडी नाम का एक डिमांड ड्राफ्ट जैसा सिस्टम था उस टाइम। हुंडी मतलब क्या होता है समझो, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पास 2-5 लाख पड़ा है और मुझे दूसरे देश में जाना है, लेकिन मुझे पता है कि रास्ते में कोई लूट लेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा पैसा जमा करवा दूंगा इस ऑफिस में, और इसका दूसरा ब्रांच उस देश में होगा, वहाँ पे जाके कैश वापस ले लूंगा उनसे, और ये लोग मुझे सर्टिफिकेट देंगे कि मैं यहाँ पे 5 लाख जमा करवा के आया हूँ, और उधर जाऊँगा ना तो वो मुझे 5 लाख दे देंगे। इस सिस्टम को हुंडी बोलते थे, देसी गुजराती में क्या बोलते थे, हुंडी। यस, अब बीच में कमेंट मत करो रे, क्या अब बीच में कमेंट मत करो, मुझे भी पता है, तेरे को पता है, तू सुना दे, चैट बॉक्स में लिख दे पूरा स्टोरी। सुनो, हुंडी नाम का ये सिस्टम था उस वक्त। तब नरसिंह मेहता कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे, उनको हर वक्त कृष्ण धुन लगी रहती थी, जैसे मीराबाई को थी वैसे। यस, तो लेकिन नरसिंह मेहता से लोग जलते थे, उनकी कृष्ण भक्ति को देख के लोग जलते थे कि यार ये क्या दिन भर कृष्ण कृष्ण करता रहता है। तो क्या हुआ कि एक बार नरसिंह मेहता के उस गांव में, उस टाउन में
कुछ व्यापारी लोग आए, व्यापारी लोग मार्केट में, और बोले कि भाई हमको द्वारिका जाना है या कहीं और यात्रा पे जाना है, हमको दूसरी जगह यात्रा पे जाना है और हमारे पास बहुत सारा कैश और है, तो हम क्या करें। तो उन व्यापारियों ने मजाक करने के लिए क्या बोला पता है नरसिंह मेहता की, कि वो नरसिंह नाम का बड़ा सेठ है, उसके पास जाओ, वो आपकी हुंडी ले लेगा और आपको दे देगा सर्टिफिकेट। वे व्यापारी तो भी, और उन्होंने मजाक उड़ाया नरसिंह मेहता, क्योंकि नरसिंह मेहता बिल्कुल गरीब थे, उनके पास ना तो इतना पैसा था, ना नरसिंह मेहता की कहीं और दूसरे देश में कोई ब्रांच थी, वो कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं। लेकिन इन लोगों ने नरसिंह मेहता का कचरा, उनका इंसल्ट करने के लिए बोला कि आप जिनको भी यात्रा करनी है नरसिंह मेहता के पास जाओ और हुंडी सर्टिफिकेट ले लो और उनको कैश दे दो, उनका दूसरा ब्रांच है उधर द्वारका में। तो भाई ये व्यापारी तो ढूंढते ढूंढते गए नरसिंह मेहता के पास और बोला कि भाई नरसिंह मेहता, हमको द्वारका दर्शन करने जाना है। द्वारका वॉज द एग्जैक्ट प्लेस, आई एम फॉरगेटिंग द प्लेस, कहीं जाना था इनको, द्वारका दर्शन पे ही जाना था। तो नरसिंह मेहता को बोला कि हमारा इतना सारा कैश लो और हमको सर्टिफिकेट हुंडी दो, ताकि वहां जाके हम कैश वापस अपना रिसीव करें और बीच में हमको कोई लूटे तो हमारे पास कुछ मिले नहीं। अब नरसिंह मेहता को पता चला कि भाई ये तो इन व्यापारियों ने मेरा मजाक बनाने के लिए किया है षड्यंत्र, लेकिन उसको नरसिंह मेहता को ना अपनी कृष्ण भक्ति पे स्टॉन्च फॉलोवर, स्टॉन्च बिलीवर, यस एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप का बिलीवर, उसको हद से ज्यादा भरोसा था कि मेरा कृष्ण है ना मेरी हुंडी एक्सेप्ट करेगा और मुझे बचा लेगा इस इंसल्ट से। तो नरसिंह मेहता ने हंसते हुए ले लिए पैसे की, लाओ भाई दे दो पैसे। उधर द्वारका में जाओगे ना आपको उधर सामरसा सेठ मिलेगा, एक सेठ था उसका नाम बना दिया सामरसा, काल्पनिक इमेजिनरी, देयर वाज नो सामरसा सेठ इन द द्वारका। नरसिंह मेहता को तो पता भी नहीं था कि दूसरे गांव में कौन रहता है, समझो। फिर भी नरसिंह मेहता ने सिर्फ कृष्ण को याद किया और बोल दिया कि आप द्वारका जाओ, आपको एक सामरसा सेठ मिलेगा, वो आपको आपके पैसे दे देगा, मैं यहाँ से बोल देता हूँ, ऐसा सिस्टम, ठीक है। अब वो नरसिंह मेहता ने पैसा तो ले लिया, अब उन्होंने उस पैसे का क्या किया पता है, कृष्ण भगवान के सत्संग चालू करवा दिए और सबको कृष्ण भगवान का प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया, सारा पैसा उसमें खर्चा कर दिया और कृष्ण भगवान के भजन में बैठ गए कि हे भगवान मेरा हुंडी उधर आ रहा है, एक्सेप्ट करना, तू ही है एक मालिक, बाकी अपने को कोई जानता नहीं है। उसकी स्ट्रॉन्ग भक्ति में इतना शक्ति कि कृष्ण भगवान को द्वारका में प्रकट होना पड़ा और सामरसा सेठ अपना नाम बताना पड़ा और उन व्यापारियों के पास उन्होंने वो एक्सेप्ट किया हुंडी और उन व्यापारियों को कैश दिया। जस्ट इमेजिन कि कितना मतलब भक्ति में भरोसा होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, लीजेंडरी स्टोरी भी बोल सकते हैं या टेल्स। हमने ये सब देखा नहीं, किताबों में पढ़ा, इसलिए हम इनको मानते हैं इन चीजों को। लेकिन स्टोरी का मोटिवेशन क्या है कि नरसिंह मेहता को पता ही नहीं था कि कौन सेठ है, कौन क्या है, पैसों का क्या करूंगा। जैसे ही पैसा हाथ में आया उन्होंने भगवान का प्रसाद बनाना शुरू कर दिया और कृष्ण भगवान की भक्ति में बैठ गए और पुकारने लगे कि मारी हुंडी स्वीकार जो महाराज रे शामड़ा गिरधारी। ये बहुत फेमस सॉन्ग है, आप लोग सुनना कहीं पे, मारी हुंडी स्वीकार जो महाराज रे शामड़ा गिरधारी। हाँ, तो कृष्ण भगवान ने उनका ये हुंडी बचा लिया। मतलब तो ये स्टोरी से मोटिवेशन ये मिलता है, अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए हर चीज में। जिसके अंदर एक बार बिलीव है तो वो अपना भरोसा नहीं खोना है, अपना भरोसा फिर ऊपर वाला संभालता है। मान लो सामने वाला चीटर भी हुआ ना तो ऊपर वाला उसको देख लेगा, वो अपना भरोसा, लेकिन भरोसे में ताकत होनी चाहिए। फिर तेरे को अंदर ही कंफ्यूजन हो तो भरोसा काम का नहीं, ठीक है। चलो मेरा स्टोरी तो खत्म। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगले लेक्चर में एक और धांसू छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मिलते हैं और इसका टॉर्क का प्रैक्टिस करते हैं। चलो आप लोग कुछ बोलना चाहोगे, क्या बोल रहे हैं? कुश पटेल, नेक्स्ट स्टोरी सर प्लीज टेक ऑन द ग्रेट साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल एंड से समथिंग अबाउट इट्स 4 इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अबाउट दैट आई एम मोर क्यूरियस। ओ अभी बोल दूं, मैक्सवेल के जो 4 इक्वेशन की बात कर रहा है वो तेरी 12वीं की पढ़ाई में है, तेरी किताब में आएगा, टेंशन मत ले। 12वीं में तेरे चैप्टर है जिसमें मैक्सवेल के 4 इक्वेशन से स्टार्ट होगा, शायद 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका पहले ही पेज पे मैक्सवेल का स्टोरी है, तो वो मुझे बताने का जरूरत नहीं, आएगा बुक में। प्रतीक सर के बिलीव आइंस्टाइन, यस मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव आइंस्टाइन के अंदर है, बिल्कुल। आइंस्टाइन की भी स्टोरी कभी लाएंगे, ठीक है। चलो ऐसे ही पढ़ेंगे। और हाँ भाई, इस कोविड में प्लीज बी सेफ, घर पे रहिए, मास्क लगाइए, जितना हो सके सबसे संपर्क कम रखिए और अपने आप को बचाइए।
ठीक है। फिर भगवान के भरोसे नहीं बैठना कि भगवान बचा ले, लापरवाही तूने की है, भगवान की गलती नहीं है। भगवान तो बोल रहे हैं ना, सब डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, सब लोग बोल रहे हैं ना, वो समझ लो। अभी तो अपने लिए डॉक्टर ही भगवान है, बोल तो रहे बेचारे कि मास्क पहन भाई, मैं फिर तेरे को स्वीकारूंगा नहीं। हाँ, तो प्लीज बी सेफ। ओके, बाय।